Students, I hope you are all fine and doing well at your homes. अच्छा जी, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड असेंबली लैंग्वेज के कोर्स में हमने सेशन 1 तक का कोर्स कवर कर लिया था। अब सेशन 1 में क्या क्या चीज़ें हमने देख ली थी, हमने डीएलडी के बेसिक कंसेप्ट जो नंबर सिस्टम्स हैं वो रिवाइज कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने इंटेल माइक्रो प्रोसेसर है उसका प्रोग्रामिंग मॉडल देखा था, उसका रजिस्टर सेट देखा था, उसमें कौन कौन से फ्लैग्स हैं वो देखे थे, और फिर उसके एड्रेसिंग मोड, मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स देखे थे। फिर उसके बाद हमने रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स देखे थे, किस तरह से रैम और रजिस्टर्स के दरमियान डाटा जो है वो मूव हो सकता है, एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो हमने हार्डवेयर एस्पेक्ट जो है वो स्टडी कर लिया था सेशन 1 तक इंटेल माइक्रो प्रोसेसर्स का। ठीक है, अब हम आएंगे प्रोग्रामिंग की तरफ, कोडिंग की तरफ। अब ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कह रहे हैं, इससे इंटरैक्ट करने के लिए, इससे डिफरेंट टास्क परफॉर्म कराने के लिए हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत है। तो हायर लेवल लैंग्वेजेस तो हम देख चुके हैं, लेकिन इस कोर्स में हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है क्लोजेस्ट है मशीन लैंग्वेज के, ऑलमोस्ट मशीन लैंग्वेज की ही रिप्रेजेंटेशन है। तो हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसका आज के लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे उसके बेसिक सिंटैक्स से। जैसे हमने सी का बेसिक सिंटैक्स देखा था, पाइथन का देखा था, वैसे हम इसका बेसिक सिंटैक्स देखेंगे, फिर अल्टीमेटली इसमें कोड करेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस इसमें कोड करके देखेंगे। तो इस सारी जो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमें पहले हार्डवेयर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी, जो कि हमने सीख ली है। अब जो था माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर जो हमने लेटेस्ट देखा था, जो भी अवेलेबल था हमारे पास, बेरी बी ब्रे की बुक। ठीक, अब हम असेंबली के सिंटैक्स की तरफ आ रहे हैं। वो हम 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर था, जो कि फाउंडेशन है मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर की, उसका सिंटैक्स हम सीखेंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक हो गया, तो उसका लेक्चर स्टार्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज का। ठीक है जी, हमारी जो बुक आप हम फॉलो कर रहे हैं इस लेक्चर से, वो असेंबली लैंग्वेज फॉर इंटेल बेस्ड कंप्यूटर्स 4th एडिशन। ठीक है, किपार इरविन की ये बुक है और इसका चैप्टर नंबर 3 है। इसका जो चैप्टर नंबर 3 असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल्स, वो हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर में क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, बेसिक सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो जब हम देख लेंगे, फिर हम आएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सिंपल एग्जांपल पे। फिर हम देखेंगे कि जब हम कोड अपना एडिटर में लिखते हैं और उसे, जैसे आपने इमुलेटर 8086 में लिखा है लैब में, फिर वो असेंबलर उसको कैसे असेंबल करता है, उसमें कौन सी लाइब्रेरीज ऐड करता है, मशीन कोड में वो कैसे ट्रांसलेट होता है, और फिर अल्टीमेटली वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, डिफरेंट डाटा के हिसाब से हमने वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है। फिर सिंबॉलिक कांस्टेंट और रियल एड्रेसिंग मोड। रियल एड्रेसिंग मोड हम बेरी बी ब्रे के बुक में जो चैप्टर 2 है उसमें हम देख चुके हैं। ठीक है, अब आ जाता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। इसमें क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले आ जाएंगे इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर वैल्यू, सिंगल इंटीजर वैल्यू, फिर आ जाए इंटीजर एक्सप्रेशन। इंटीजर जो है वो अगर असेंबली लैंग्वेज में यूज होंगे एज ए अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद रियल नंबर वैल्यूज आ जाएंगी, ऐसी वैल्यूज जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद का पोर्शन भी एग्जिस्ट करता है, ऐसे न्यूमेरिक वैल्यूज, और उनका जो है एक्सपोनेंट और जो है 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे नंबर्स को। रियल नंबर्स कहलाएंगे, उनको देखेंगे कैसे हम असेंबली लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे वो मेमोरी में स्टोर होते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रिंग का कंसेप्ट था, कैरेक्टर का कंसेप्ट था, अल्फाबेट्स हैं जो कीबोर्ड पे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे स्टोर होंगे। फिर कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स का कंसेप्ट सी लैंग्वेज में, पाइथन में आपने देखा है, उनको कैसे यूज करना है, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने हैं। फिर उसके बाद आ जाएंगे डायरेक्टिव्स, ये ऐसे स्पेसिफिक आप कह लें इंस्ट्रक्शंस हैं। डायरेक्टिव जो ऐसी स्पेसिफिक कमांड्स हैं जिनके जरिए हम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिफरेंट टास्क जो प्रोग्रामर पे हेल्प कर सकते हैं, वो इन डायरेक्टिव्स के जरिए हम करेंगे। फिर इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे, इसमें क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शन के 4 कंपोनेंट्स होंगे, लेबल, निमोनिक्स, ऑपरेंड्स और कमेंट्स। इन चारों को देखेंगे, तो फिर कुछ एग्जांपल कोड्स। ये इस चैप्टर का ओवरव्यू है।
सबसे पहले आ जाते हैं इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट जो है उसमें उससे पहले ऑप्शनल लीडिंग प्लस या माइनस साइन होगा, यानी प्लस या माइनस का साइन हम लगाएंगे पहले, फिर एक इंटीजर वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे एक बाइनरी, उसके बाद बताएंगे कि ये बाइनरी है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ये ऑक्टल है। ठीक है, जो नंबर हम इंटीजर जिसे हम यूज कर रहे हैं वो कौन से सिस्टम में है वो पता चलेगा, हम उसके साथ लगाएंगे एक लेटर एच, डी, बी या आर। एच फॉर हेक्साडेसिमल, डी फॉर डेसिमल, बी फॉर बाइनरी और आर फॉर एनकोडेड रियल। ठीक हो गया, इसके एग्जांपल देखते हैं। कोई भी इंटीजर वैल्यू अलग से 25 एक इंटीजर वैल्यू है। अब इससे पहले जो है अलग से इसको रिप्रेजेंट करने से पहले हम जर्नल इसका देख लेते हैं सिंटैक्स। और एक ऑप्शनल साइन होगा, उसके बाद एक ऑप्शनल साइन है, उसके बाद एक इंटीजर वैल्यू है और उसके बाद रेडिक्स है, जैसे बेस भी हम कह रहे हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या होगी देखें। लेट्स से मैंने इंटीजर 25 को रिप्रेजेंट करना, तो इससे पहले मैं ऑप्शनली एक साइन डाल सकता हूँ। पॉजिटिव नंबर है तो बेशक साइन ना डालो, और इसके बाद मैं रेडिक्स लिखूंगा, यानी मैं बताऊंगा ये कौन से सिस्टम में। मैंने डी लिखा है तो डेसिमल है, एच लिखूंगा तो हेक्साडेसिमल, बी लिखूंगा तो बाइनरी, ओ लिखूंगा तो ऑक्टल। अगर वैल्यू पॉजिटिव है और डेसिमल है तो आपको साइन और डी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब ये 25 वैल्यू है, इससे पहले साइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये नेगेटिव हो तो साइन ऑब्वियसली मस्ट है, साइन लिखेंगे बाद में डी। अगर डेसिमल वैल्यू तो डी लिखना मस्ट नहीं है। इसी तरह अगर बाइनरी वैल्यू है 1000110, इसके बाद में मैं बी लिखूंगा। अगर बी नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, तो असेंबलर इसको समझेगा ये एक डेसिमल वैल्यू है, तो बाइनरी सीक्वेंस लिखने के बाद बी लिखना मस्ट है। फिर आ जाता है हेक्साडेसिमल वैल्यू, लेट्स से 88A0, ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। अब असेंबलर को कैसे पता चलेगा ये हेक्साडेसिमल वैल्यू, इसके एंड पे एच लिखा देंगे। और अगर वैल्यू ऑक्टल हो फिर क्या करेंगे, लेट्स से मेरे पास है वैल्यू 63 ऑक्टल है, इसके बाद में ओ लगा। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल में एक एक्सेप्शनल केस है। लेट्स से मेरे पास एक हेक्साडेसिमल वैल्यू ए बी ए बी ए बी एक वैल्यू मेरे पास, और इसको ए बी 0 लेट्स से ये हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं इसे अपनी असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन में यूज करूंगा तो मैं इसके स्टार्ट में 0 लगाऊंगा। अब ये 0 मैंने क्यों लगाया, इसका क्या रीजन है देखें। अब आपने सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स बनाए, हम असेंबली में भी वेरिएबल्स बनाएंगे, आपने इमुलेटर की लैब में भी शायद यूज किया। तो जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसका नाम यूजुअली किसी अल्फाबेट से, किसी कैरेक्टर से स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसमें कोई डिजिट भी आ सकता है। अब मैं यहाँ पर इस वैल्यू को देखें AB09H, AB09H वैल्यू को देखें, ये अब असेंबलर इसको कंसीडर कर सकता है एक वेरिएबल का नाम, एक आइडेंटिफायर का नाम। और अगर कहीं हम डाटा मूव कराना चाह रहे हैं, लेट्स से ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये 16 बिट्स है, ए जो है वो 4 बिट्स है, बी जो है 4 बिट्स है, 0 जो है वो 4 बिट्स है, और 9 भी 4 बिट्स है। ये जो 16 बिट्स है ये हम किसी रजिस्टर में लेट्स से स्टोर कराना चाह रहे हैं। तो असेंबलर बजाय इसके कि वो 16 बिट्स की वैल्यूज को असेंबलर रजिस्टर में स्टोर करे, वो हो सकता है इसे कंसीडर करे एक वेरिएबल, AB09H कोई वेरिएबल है, तो वो इस कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, स्टार्ट में 0 लगा दें। ठीक है, स्टार्ट में 0 लगाने से क्या होगा, अब असेंबलर को कंफर्म है कि AB09H जो है ये एक
0 AB 09H। अब ये भी वैल्यू 16 बिट्स की है, ए जो है 4 बिट्स है और इसी तरह बाकी तीनों जो हेक्साडेसिमल इंटीजर्स हैं वो 4 बिट्स ले रहे हैं। 16 बिट्स किसी रजिस्टर में या किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे। ये जो प्रीसीडिंग 0 है ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं ये इंटीजर नहीं है बल्कि क्या है, एक हेक्साडेसिमल, ये आइडेंटिफायर नहीं है बल्कि हेक्साडेसिमल वैल्यू है जिसे हम अपने कोड में यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये एग्जांपल बुक में भी गिवन है, स्लाइड्स में भी ये बात डिस्कस हो गई है। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू से पहले, हेक्साडेसिमल वैल्यू अगर किसी अल्फाबेट से स्टार्ट हो तो उससे पहले हम 0 लगाएंगे। अब ये आगे इंटीजर कांस्टेंट एक वैल्यू है जिसे हम एज ए इंटीजर यूज कर रहे हैं। अब आ जाती है इंटीजर एक्सप्रेशन। इंटीजर एक्सप्रेशन की एग्जांपल क्या होगी? इंटीजर जो एज ए अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मौजूद है मेरे पास। ये इसकी 4 एग्जांपल ये देखें। 16 डिवाइडेड बाय 5 इंटीजर अरिथमेटिक है। फिर देखें माइनस ब्रैकेट में 3 + 4, फिर मल्टीप्लाइड बाय, फिर ब्रैकेट में 6 - 1, फिर उससे आगे -3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 - 1, फिर लास्ट में 25 मॉडुलस 3। अब ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये सारी क्या हैं? ये सारी मैथमेटिकल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें इंटीजर्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा, हम स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उसकी प्रीसीडेंस देखेंगे, यानी पहले कौन से ऑपरेटर्स, पहले कौन सी वैल्यूज पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होने और ग्रेजुअली हमने आंसर की तरफ मूव करना है। तो इसका ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस देखें। ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस में सबसे पहले है ब्रैकेट ओपन, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्कूल लेवल पे जाएं तो ब्रैकेट ओपन होता है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर क्या आ रहा है आप देखें, यहाँ पर यूनरी प्लस माइनस आ रहा है। दूसरी लाइन में देखें प्रीसीडेंस लेवल 2 पे यूनरी प्लस और माइनस आ रहा है। यूनरी प्लस और माइनस का मतलब क्या है कि एक जो प्लस और माइनस का ऑपरेटर है वो, जैसे कि लेट्स से ये -3, अब ये जो माइनस है ये यूनरी माइनस है, ठीक है। इसकी बजाय अगर मैं लिखूं 7 + 8 तो ये बाइनरी, ये जो प्लस का साइन यहाँ यूज हो रहा है ये बाइनरी ऑपरेटर है, और जो ऊपर -3 यूज हो रहा है इसमें माइनस यूनरी ऑपरेटर है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करता है, वो उसमें जो यूनरी नेगेटिव या यूनरी सब्ट्रैक्शन या यूनरी एडिशन जो है उसकी प्रीसीडेंस मल्टीप्लाई और डिवाइड से ज्यादा है। स्लाइड्स में देखते हैं, ठीक है। ब्रैकेट ओपन के बाद पैरेंथेसिस के बाद दूसरी प्रीसीडेंस है प्लस या माइनस जो है यूनरी प्लस या माइनस की, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है, फिर उसके बाद मॉडुलस की है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या है, ये रिमाइंडर का ऑपरेशन रिप्रेजेंट करता है, और लास्टली बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा तो वो इस ऑर्डर में सॉल्व करेगा। लेट्स से एग्जांपल है 16 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ एक ही ऑपरेटर है डिवीजन का। 5 को 16 से डिवाइड करें तो जो इंटीजर कैलकुलेशंस है, इंटीजर अरिथमेटिक है, उसमें इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। हम रियल नंबर अरिथमेटिक नहीं परफॉर्म कर रहे। इससे अगली एक्सप्रेशन में देखें -3, इससे अगली एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखते हैं। एक्सप्रेशन है -3 + 4 -3 + 4 -3 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 - 1, ठीक। अब देखें ये कैसे रिजॉल्व होगा। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जाएं तो सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, पैरेंथेसिस। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे, ठीक है। पहले 2 जगह पैरेंथेसिस है, पहले हम 3 + 4 वाला करते हैं, ये आ जाएगा 7 आंसर। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर क्या, कंप्यूटर कैसे इसको सॉल्व करे। एक पैरेंथेसिस सॉल्व होगी, ठीक है। उसके बाद 6 - 1 का ऑपरेशन होना है, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, ये 5 हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 2 ऑपरेटर्स है, एक माइनस का और एक मल्टीप्लाई का, ठीक है।
अब जो माइनस या वैसे मल्टीप्लिकेशन की प्रीसिडेंस ज्यादा है सब्ट्रैक्शन से, लेकिन वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन से है, यूनरी सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो पहले यूनरी सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो -7 है ये 5 से मल्टीप्लाई होगी और आंसर आएगा -35, ठीक है। तो ये आपका हमारा जो एग्जांपल है दूसरी, इसमें देखें -3 + 4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय 6 - 1 ब्रैकेट में, तो ये -35 आंसर आ गया। अब इससे अगली एक्सप्रेशन देखें, यही एग्जांपल है लेकिन विदाउट ब्रैकेट्स है, उसमें देखते हैं क्या होगा। यही वाली एक्सप्रेशन विदाउट ब्रैकेट्स हम यूज कर रहे हैं। अब इसमें देखें ये कैसे सॉल्व होगी एक्सप्रेशन। इसमें देखें आप इसमें यूनरी निगेशन है, +4, फिर एडिशन है, बाइनरी एडिशन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है बाइनरी, और फिर बाइनरी सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 3 को -3 में कन्वर्ट करेगा अपने पास, ठीक है। वो देखें, वो हम देखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट, वो टूज कॉम्प्लीमेंट वाले टॉपिक में बल्कि हम देख चुके हैं, आगे भी हम यूज करेंगे, ठीक है। वो ऑपरेशन परफॉर्म कर हो गया। उसके बाद अब क्या, अब हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं, बाइनरी एडिशन है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन है और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है। इसमें सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस जो है वो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन किया, तो -3 + 4 × 6 + 20 और -1। अब क्या रह गया, अब रह गया बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन। इनमें से कोई भी पहले हो सकता है, ठीक है। लेट्स से हम पहले बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, -3 + 24 + 23, और अब सिर्फ एक ही ऑपरेटर रह गया बाइनरी एडिशन वाला, ठीक है। ये क्या आएगा, -3 + 20 आ जाएगा +20, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो अब आप देखें ये एग्जाम स्लाइड्स में -3 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 - 1 का आंसर 20 है। लास्टली आ गया 25 मॉडुलस 3। 25 को 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर को आंसर में रखें। 23 8 जार कितना होता है 24, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो 1 जो है वो आंसर में चला जाएगा, ठीक है। मॉड का ऑपरेटर जो है वो भी हमें प्रोग्रामिंग में डिफरेंट, जैसे कि आपने कोई नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, उस वहां पर आपने इसी लैंग्वेज में रिमाइंडर का ऑपरेटर यूज किया था, तो उस तरह का सिनेरियो यहाँ भी हो सकता है, उसके लिए ये यूजफुल है। फिर आ जाते हैं रियल नंबर कांस्टेंट्स। रियल नंबर कौन से वैल्यूज हैं, वो उनका क्या सिंटैक्स होगा, एक पहले प्रीसीडिंग साइन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर कोई इंटीजर वैल्यू होगी, फिर डॉट यानी डेसिमल पॉइंट होगा, फिर कोई इंटीजर वैल्यू ऑप्शनली हो सकती है। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है तो हम वो इंटीजर वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, फिर एक्सपोनेंट वैल्यू होगी, ठीक है। ये बेसिकली रियल वैल्यू किस तरह की है और ये किस तरह की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम बोर्ड पे देखते हैं। लेट्स से मेरे पास वैल्यू है +2.44 multiplied by 10 raised to the power, रेज टू द पावर जो है मैं वो लिमिटेशन की वजह से इस तरह लिख रहा हूँ -7, ठीक है। 2 + 2.44 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -7, ये एक रियल नंबर के एग्जांपल है। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, इसमें होल पोर्शन भी है और डेसिमल पोर्शन भी है वैल्यू का। फिर इसको हम 10 की पावर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है रियल नंबर के। अब ये स्टोर इसे असेंबली में मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए पहले मुझे उसे साइन देना है, अगर वो नेगेटिव है तो मस्ट है, वरना साइन देना मस्ट नहीं है। फिर एक इंटीजर वैल्यू है, फिर डेसिमल पॉइंट है, फिर एक इंटीजर वैल्यू है, अगर इंटीजर वैल्यू 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर उसके बाद जो पावर 10 रेज़ टू द पावर समथिंग ऐसे मैं एक्सपोनेंट कहूंगा। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर समथिंग जैसे मैं एक्सपोनेंट कहूंगा। ठीक हो गया। तो अब ये 2.44 को मैंने रिप्रेजेंट करना है, मैं लिखूंगा, इसको कैसे लिखूंगा,
प्लस का साइन लिखूंगा, 2.44 लिखूंगा, ठीक है। ये मैंने पहला साइन लिख दिया, पहला इंटीजर वैल्यू लिख दी, उसके बाद ठीक है। और आप एक्सपोनेंट लिखना है, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, ई, एग्जांपल होगी ई लिखूंगा एक्सपोनेंट के लिए, यानी दिस थिंग रेज टू द पावर मल्टीप्लाइड बाय, उसके लिए मैं ई लिखूंगा, और फिर मैं जो पावर वैल्यू वो लिख दूंगा, यहाँ पर वो वैल्यू -7, ठीक है। तो इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जो अब मेरा रियल नंबर है उसे असेंबली लैंग्वेज में मैं अपनी इंस्ट्रक्शन में इस तरह से यूज करूंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर फर्दर एग्जांपल देखें, +3.0 है, अगर मैंने इसे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास वैल्यू है +3.0, ठीक है। 3.0 इसे अगर एज ए रियल नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करूंगा, +3, अब 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, ई रेज टू द पावर 0 है ये, ठीक है। +3.0 ई रेज टू द पावर 0 है, लेकिन इस केस में मैं सिर्फ +3 या सिर्फ 3 पॉइंट लिख दूं तो बहुत है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे अगली वैल्यू जो है एग्जांपल है +-44.2 ई +5, ठीक है। इससे नेक्स्ट वैल्यू को देखूं, -44.2 एक्सपोनेंट +5, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या थी, ये मैंने असेंबली में रिप्रेजेंट की हुई, एक्चुअली ये वैल्यू क्या होगी अगर हम मैथमेटिकली पेपर पे से लिखें तो ये -44.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 5 ये वैल्यू है बेसिकली, ठीक है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर पावर में -5 होती तो रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर मैं माइनस लिख देता, ठीक है। अगर यहाँ पर साइन चेंज कर दें तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर भी मैं ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और पॉजिटिव साइन जो ऑप्शनल है वो ना, जैसे कि मैथमेटिकली हमें पता इतना मस्त नहीं होगा, ठीक है। के बाद आ जाते हैं कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, ये एग्जांपल है, लेट्स से ए सिंगल कोड के अंदर कैपिटल ए लिखा हुआ है, ये एक कैरेक्टर है। डबल कोड के अंदर कोई कैरेक्टर लिख दें, जैसे एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी एक कैरेक्टर है। अच्छा, ये कैरेक्टर स्टोर कैसे होता है, ये अपनी आस्की कोड की शेप में स्टोर होता है, जो आस्की टेबल से हम इसकी वैल्यू देख सकते हैं, और उसकी बाइनरी जो है वो रैम में स्टोर होगी। फिर डबल कोड के अंदर अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर सिंगल कोड के अंदर हो या डबल कोड के अंदर हो तो उसे फिर हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे ABC यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये ABC जो है डबल कोड के अंदर है, ये एक स्ट्रिंग है। XYZ सिंगल कोड के अंदर है, ये भी एक स्ट्रिंग है। और इस स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर जो है रैम में एक बाइट लेगा, ठीक है। अब आपने C++ में हम यूजुअली देखते हैं कि अगर हमने सिंगल कैरेक्टर यूज करना हो तो हम सिंगल कोड में यूज करते हैं, और अगर हमने एरे ऑफ कैरेक्टर्स यानी स्ट्रिंग यूज करना है तो हम क्या करते हैं, डबल कोड के अंदर लिखते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर जो है हम कैरेक्टर जो है वो भी डबल कोड के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ ऊपर एक्स को आप देखें, एक्स जो है वो डबल कोड के अंदर मौजूद है, ठीक है। और तो ये एक सिंगल कैरेक्टर है, और इसी तरह ये XYZ को देखें, XYZ जो है सिंगल कोड के अंदर पूरा स्ट्रिंग मौजूद है, तो यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमने कैरेक्टर जो है वो सिंगल कोड के साथ यूज करना है और स्ट्रिंग जो है वो डबल कोड के साथ यूज करना है, बल्कि यहाँ पर हम कैरेक्टर को भी डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं और स्ट्रिंग को सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये सिंगल कैरेक्टर जो है वो रैम में कैसे स्टोर होता है, आस्की कोड की शेप में स्टोर होता है, उसको देखते हैं कैसे होगा। रैम के अंदर उसकी क्या किस शेप में वो बाइनरी स्टोर होगी, ठीक है। लेट्स से ए जो है वो मेरे पास एक कैरेक्टर है, इसका आस्की कोड जो है वो है 65। इसकी बाइनरी अगर मैं देखूं तो बाइनरी वैल्यू होगी
की बाइनरी वैल्यू होगी ये, ठीक है। ये जो है बाइनरी वैल्यू आज की 65 की, तो ए जो है वो एक्चुअली इस बाइनरी, इस 8 बिट बाइनरी की शेप में रैम में स्टोर होगा। तो अगर पूरा कैरेक्टर हो, अगर एक कैरेक्टर ना हो बल्कि पूरा एरे हो ए बी सी, तो ये रैम में कैसे स्टोर होगा, ये तीनों वैल्यूज की आस्की की शेप में स्टोर होगा। पहले ए का आस्की स्टोर होगा रैम में, फिर उसके बाद बी रैम में या रजिस्टर में जहां भी स्टोर करते हैं, ठीक है। ये ए का आस्की स्टोर हुआ, फिर बी का आस्की स्टोर होगा, फिर सी का आस्की स्टोर होगा, ठीक है। तो ये अब ए जो कैरेक्टर था एक, ठीक है, ये जो ए कैरेक्टर है ये 1 बाइट ले रहा है रैम में, और जो एबीसी स्ट्रिंग है जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, ये रैम में 3 बाइट्स ले रहा है। मतलब क्या हुआ, जितने ज्यादा आपके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी उतने ही बाइट्स, जितने उसमें मेंबर्स हैं स्ट्रिंग के, जितने कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में, उतने बाइट्स रैम के ऑक्यूपाई होंगे। फिर एक और सिनेरियो ये है कि यहाँ पर देखें सिंगल कोड और डबल कोड क्या है, वो एरे का स्टार्ट और एंड बता रहे हैं। जैसे कि लेट्स से ये से गुड नाइट ग्रेसी, इसको बोर्ड पे देखते हैं। सिंगल कोड के अंदर मैं लिखता हूँ से गुड नाइट ग्रेसी, ठीक है, से गुड नाइट ग्रेसी। अब इसके अंदर जो गुड नाइट है उसे मैं डबल कोड के अंदर लिखना चाह रहा हूँ, वो मैं ये देखें गुड नाइट पे डबल कोड सिखा दिया। अब यहाँ पर जो इशू हो सकता है वो ये हो सकता है कि एरे का स्टार्टिंग जो है वो सिंगल कोड से होता है, तो फिर एरे का एंड भी सिंगल कोड से ही होगा। अब इन बिटवीन जो डबल कोड आ गया वो एरे का स्ट्रिंग का एंडिंग कैरेक्टर नहीं बता रहा, टर्मिनेशन नहीं बता रहा, बल्कि वो क्या बता रहा है, वो एक डबल कोड को एज ए कैरेक्टर स्टोर करेगा। इसका भी आज की कोड है अपना डबल कोड का। तो इस केस में से गुड नाइट ग्रेसी वाला जो स्ट्रिंग है वो रैम में कैसे स्टोर होगा, कि हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर जो है वो एज ए आस्की कोड स्टोर होगा, इंक्लूडिंग दीज 2 डबल कोड्स, ये गुड नाइट के पहले और बाद में जो डबल कोड लिखा हुआ। तो इस तरह से आप सिंगल कोड या डबल कोड को यूज कर सकते हैं, एज ए कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं। और वो अगर आपका आउटर जो कोटेशन है वो सिंगल कोड है, तो इनर जो डबल कोड्स हैं वो एंड ऑफ कैरेक्टर को नहीं बताएंगे, बल्कि वो एक एंड ऑफ स्ट्रिंग को नहीं बताएंगे, बल्कि वो खुद कैरेक्टर्स होंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूं गुड नाइट सिंगल कोड के अंदर, तो ये आपके पास कंपाइलेशन में एरर आएगा, क्योंकि ये जो सिंगल कोड है ये बताएगा कि कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है वो टर्मिनेट कर गया, तो लेकिन स्ट्रिंग तो इससे आगे भी मौजूद है, ठीक है। इसी स्ट्रिंग को मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि मैं बाहर जो है वो डबल कोड कर दूं और अंदर जो है वो सिंगल कोड कर दूं। ये देखें बाहर सिंगल कोड हो गया, और तो अब ये जो अंदर, अब ये स्ट्रिंग का स्टार्ट और एंड जो है वो डबल कोड से पता चल रहा है, और जो इनर सिंगल कोड है ये क्या बता रहा है, ये कैरेक्टर्स हैं जो कि स्टोर हो रहे हैं गुड नाइट से पहले और बाद में, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट है हम एम्बेडेड कोड्स कहेंगे। तो से गुड नाइट ग्रेसी एग्जांपल लेट्स से ये है। अच्छा जी, इसके बाद स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स के बाद अगला कंसेप्ट आ जाता है रिजर्व वर्ड्स का। रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स, ये आप C++ में देख चुके हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज के अंदर जिन्हें हम उनका स्पेसिफाइड जो पर्पस बताया गया उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी और इनको हम एज ए वेरिएबल, इनके नाम इस रिजर्व वर्ड का कोई वेरिएबल भी नहीं बना सकते, बल्कि जो स्पेसिफिक पर्पस डिफाइन कर दिया गया लैंग्वेज के अंदर, रिजर्व वर्ड या कीवर्ड सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं, इंस्ट्रक्शन, निमोनिक्स, ये इसके लिए हम ऑप कोड का वर्ड भी कहते हैं, ऑपरेशन कोड का वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने मूव की इंस्ट्रक्शन अभी पढ़ी है, तो उसमें जो MOV, मूव के हर इंस्ट्रक्शन से पहले आप कोड हम लिखते थे MOV क्या है, ये कीवर्ड है। इसी तरह हम एडिशन की इंस्ट्रक्शन में
यूज करेंगे, इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन की यूज करेंगे, ऐड, सब ये सब कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा हम कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ डायरेक्टिव्स यूज करते हैं। ठीक है, वो डॉट डाटा डॉट कोड, ये आगे जाके अब जब हम एग्जांपल प्रोग्राम यूज करेंगे उसमें ये आ जाएंगे। ठीक है, लेट्स से डॉट कोड है, डॉट डाटा है, प्रोग्रामिंग मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं ये इसमें आ जाएंगे। इसी तरह जब हम डाटा वेरिएबल क्रिएट करते हैं असेंबली लैंग्वेज में बताते हैं वो रैम में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बाइट ऑक्यूपाई करेगा या वर्ड स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो बाइट और वर्ड जो है वो भी कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा अभी हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन किए, उसमें जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड थे वो सारे होंगे। इसी तरह कुछ सिंबल्स हैं जो कि जैसे एट द रेट ऑफ डाटा है, ये प्री डिफाइंड लेबल्स हैं, ये सब भी रिजल्ट वर्ड्स आएंगे। इसके बाद आ जाता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स वही कंसेप्ट है जिसे हम C++ में वेरिएबल्स कहते हैं। एक्चुअल वर्ड आइडेंटिफायर है, वेरिएबल हम कहते हैं, वेरिएबल उसकी एक टाइप है। आइडेंटिफायर जो है वो क्या होगा, उसके अंदर हम कांस्टेंट या वेरिएबल या स्ट्रिंग, इंटीजर, रियल नंबर, कोई भी इस तरह की वैल्यू जो है आइडेंटिफायर क्रिएट करके उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, एक एरे भी हो सकता है पूरा। ठीक है, तो एक आइडेंटिफायर का नाम जो हम खुद से असाइन करते हैं। अब आइडेंटिफायर जो है वो उसकी लेंथ कितनी होगी, कितने कैरेक्टर्स का आइडेंटिफायर हो सकता है। आइडेंटिफायर के एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। आइडेंटिफायर के एग्जांपल में जैसे नेम है, स्टूडेंट नेम है, ये एक आइडेंटिफायर हो सकता है। रोल नंबर, ये एक आइडेंटिफायर हो सकता है। ठीक है, तो ये जैसे ये वही कंसेप्ट है जो हम C++ में यूज कर सकते हैं। अभी आइडेंटिफायर की जो लेंथ है ये 1 सिंगल कैरेक्टर से लेकर 247 कैरेक्टर्स तक हो सकती है, और इसमें आप इंटीजर जो है वो भी यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर के नाम के अंदर। लेट्स से डाटा 1 के नाम से मैं एक आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो आइडेंटिफायर का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो या तो एक लेटर होगा या वो अंडरस्कोर एट द रेट और या डॉलर का सिंबल होगा। ठीक है, लेट्स से अभी जो हमने ये 3 एग्जांपल्स देखी हैं, नेम, रोल नंबर, ये सब, और डाटा 1, ये सब किसी कैरेक्टर से स्टार्ट हो गए, लेटर से स्टार्ट हो गए। मैं ऐसे भी नाम लिख सकता हूँ एट द रेट ऑफ नेम। ठीक है, ये भी एक वैलिड अंडरस्कोर नेम, एट द रेट ऑफ नेम, डॉलर नेम, डॉलर डाटा, लेट्स से। तो ये सब जो आइडेंटिफायर्स हैं ये किसी कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसका मतलब आइडेंटिफायर का नेम जो है वो या तो कोई अल्फाबेट होगा, कोई लेटर होगा, या वो अंडरस्कोर एट द रेट ऑफ या डॉलर का साइन हो सकता है। ठीक है, जो आइडेंटिफायर का नाम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि 1 नेम है, ये आइडेंटिफायर का नाम नहीं हो सकता, ये रॉन्ग केस होगा आइडेंटिफायर के नाम के हवाले से। इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्टिव्स। अच्छा, ये है कि जो हम कोड लिख रहे हैं ये इंस्ट्रक्शन सेट का, इंटेल इंस्ट्रक्शन सेट का हिस्सा नहीं है। जो असेंबलर हम यूज कर रहे हैं, इमुलेटर 86 है, मैजम है, जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका ये पार्ट है। इसका मकसद क्या है कि हम कोड को ऑर्गेनाइज कर सके प्रोग्रामर की आसानी के लिए। इसके 3 जो डायरेक्टिव के एग्जांपल्स है, डॉट डाटा, डॉट कोड, PROC। डॉट डाटा ये वो एरिया, denotes area of program where identifiers will be
इनिशियलाइज, ठीक है, जहाँ हम आइडेंटिफायर्स को इनिशियलाइज करेंगे डॉट डेटा, डॉट डाटा जो है वो हमारे प्रोग्राम का वो हिस्सा होगा। फिर आ जाता है डॉट कोड। डॉट कोड जो है वो एरिया ऑफ प्रोग्राम है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। और तीसरा जो यहाँ पर है वो PROC का डायरेक्टिव। PROC का डायरेक्टिव क्या करेगा, ये फंक्शन का स्टार्ट बताएगा, प्रोसीजर का प्रोसीजर क्या है, ये वही कंसेप्ट है जो C++ में फंक्शन कहलाते हैं, ऑलमोस्ट वही कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल हैं डायरेक्टिव्स की। ये क्यों यूज होंगी, कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए होंगी, कि प्रोग्रामर को पता हो कि उसने अपना कोड किस स्टाइल में लिखा है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है, इसकी स्लाइड्स में क्या डेफिनेशन लिखी है, कमांड्स that are recognized and acted upon by the assembler as the program source code is being assembled। ठीक है, वो ये वो कमांड्स हैं जिनको असेंबलर, जैसे कि लेट्स से हमारे केस में एमुलेटर 86 है, उसको रिकग्नाइज करेगा और उसके हिसाब से कोड को असेंबल करेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, डिक्लेयर कोड, डाटा एरियाज, मेमोरी मॉडल, प्रोसीजर्स। ठीक है, इन सब के लिए ये यूज होते हैं। डिफरेंट असेंबलर्स हैव डिफरेंट डायरेक्टिव्स। हम एमुलेटर 886 यूज कर रहे हैं, इसके अपने डायरेक्टिव्स हो सकते हैं, इसके कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स होंगे जो हमें मैज़म में नहीं मिलेंगे, कुछ मैज़म के कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स हो सकते हैं जो नैज़म में नहीं मिलेंगे। तो ये असेंबलर स्पेसिफिक है, ये इंटेल माइक्रो प्रोसेसर की असेंबली लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, बल्कि जो आप असेंबलर यूज कर रहे हैं कोडिंग करने के लिए उसके स्पेसिफिक है, उसके हिसाब से ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, आप इसमें ये वही बात है, जैसे आप डिफरेंट कंपाइलर्स, आप C++ लैंग्वेज है उसका डिफरेंट कंपाइलर्स हैं, एक डेव C++ कंपाइलर, एक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, तो दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे इसी तरह के। ठीक है, वो एक्चुअल सी का सिंटैक्स दोनों में सेम होगा, लेकिन कुछ एडिशनल फीचर्स ऐसे होंगे जो डिफरेंट होंगे। तो वही एग्जांपल जो है वो डायरेक्टिव्स की है। ठीक है, इसके बाद अब हमारा अगला पोर्शन है इंस्ट्रक्शंस। सिंपल इंस्ट्रक्शंस वही हैं जैसे कि C++ में हम कोड लिखते हैं, एक लाइन ऑफ कोड जो है उसे हम एक इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। पाइथन में भी ऐसे ही है, वैसे ही C++ में हम एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन ऑफ कोड जो लिखते हैं उसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। वो ये असेंबल्ड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड बाय असेंबलर। ठीक है, असेंबलर क्या करेगा, इसको मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करेगा, और फिर ये जब कोड की एग्जीक्यूशन होती है, जैसे आप C++ में देखते हैं कोड जो है कंपाइल होता है, उसकी एक्जी फाइल बनती है, फिर जब हम उस एक्जी फाइल को रन करते हैं, जो बाइनरी फाइल है एक्चुअली, वो CPU एक्चुअली उसको रन करता है। तो यहाँ पर भी यही होगा, इंस्ट्रक्शन जो है वो बाइनरी शेप में कन्वर्ट होकर एक्जी में आती है और वहां से CPU से रन करता है। ठीक है, इंटेल का जो है ये जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, ये इंटेल IA32 इंस्ट्रक्शन सेट का हिस्सा होना चाहिए। अब एक इंस्ट्रक्शन के 4 पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होगा लेबल, फिर निमोनिक, फिर ऑपरेंड, फिर कमेंट। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, लेबल, निमोनिक, ऑपरेंड और कमेंट। ठीक है, इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम मूव की इंस्ट्रक्शंस पढ़ चुके हैं, मूव AX EX। तो मूव की इंस्ट्रक्शन के अब ये देखें, इसमें 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये मूव, मूव AX BX। इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है ये ऑपकोड है।
मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन मैं दोबारा से लिख देता हूँ, मूव AX ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन में ये ऑप कोड हो गया, ये दोनों ऑपरेंड्स हो गए AX और BX, और फिर जो हमने सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन के बाद जो कुछ भी होगा वो कमेंट होंगे, एक ही लाइन में होगा। ठीक है, ये बोर्ड पे मल्टीपल लाइन में शो हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअली हम एक ही लाइन में लिखेंगे जो भी कमेंट। अच्छा, इसमें लेबल्स कैसे हो सकता है? लेबल जो है मैं मूव से पहले लिख देता हूँ, मैंने L1, ये लेबल का नाम है। ठीक है, ये लेबल हम जब कंडीशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस वक्त यूज होंगे, जैसे कि हम जैसे व्हाइल लूप होता है, जैसे इफ एल्स होता है C++ में। ठीक है, तो ये जो L1 है ये लेबल है, ये एक्चुअली कोई कोड ऐसा नहीं जो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन का एक हिस्सा है और सर्टेन इंस्ट्रक्शन में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक हो गया। Now let's come back to the slides. Label क्या act as a place marker, marks the address of code and data. ठीक है, यूजली ऐसा होता है कि हम while loop है वो एक सर्टेन इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद वो लूप दोबारा से रिपीट होता है। तो लेट्स से उसका स्टार्टिंग एड्रेस कैसे होगा, इसकी एग्जांपल है गो टू स्टेटमेंट। C++ में शायद आप लोगों ने देखी हो गो टू स्टेटमेंट, वो भी यही इससे मिलता जुलता जो है वो क्या करती है, किसी सर्टेन लेबल पे कोड को लेके जाती है। ये अच्छा, जो लेबल है वो आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करेगा। इसका क्या मतलब है कि लेबल भी ऐसे ही होगा जैसे आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर यूजर डिफाइंड नाम है तो लेबल भी यूजर डिफाइंड नाम होगा। उसकी 1 to 247 कैरेक्टर्स की लिमिट है, इसमें भी वही लिमिट होगी। अच्छा, उसमें जो है आपने स्टार्टिंग जो कैरेक्टर है, स्टार्ट नेम ऑफ आइडेंटिफायर जो लेटर होगा या कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा, तो यहाँ पर भी वही रूल है सारे। ठीक है। अच्छा, अब लेबल जो है वो दो तरह के हैं, डाटा लेबल और कोड लेबल। जो हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं उसे हम डाटा लेबल कहते हैं, और जो कोड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह डाटा को, कोड के अंदर किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ कोड को स्पेसिफाई करने के लिए कोड लेबल यूज होता है। ठीक है, डाटा लेबल के एग्जांपल देखते हैं। वैसे मैं एक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ value1 के नाम से। ठीक है, अब इसके मैं डाटा टाइप में रखता हूँ बाइट। ठीक है, और इसको वैल्यू दे देता हूँ 25। तो ये जो value1 है ये एक आइडेंटिफायर है जिसे मैं डाटा लेबल भी कह सकता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है कोड लेबल। एक लेट्स से मेरे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, मूव AX1 add AX BX। ठीक है, ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं। इनसे पहले मैं एक
ये मैंने लिख दिया। ये जो टारगेट है बेसिकली ये एक लेबल है, ठीक है। ये L1 कोई भी आइडेंटिफायर, कोई भी यूजर डिफाइंड नेम होगा, लेट्स से इस केस में टारगेट है L1 L2 नेम स्टार अंडरस्कोर स्टार्ट, कुछ भी इस तरह के आइडेंटिफायर में बता दूंगा और उसके बाद कॉलन लगाऊंगा। ये कॉलन बताएगी कि ये एक लेबल है। अच्छा, ये यूज कैसे हो सकता है? लेट्स से इस केस में ये एक लेबल लिखा, फिर मैंने 2 इंस्ट्रक्शन लिखी, फिर मैं लिखता हूँ एक इंस्ट्रक्शन है JMP जंप, और उसके बाद मैं लेबल का नाम लिखूंगा। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? जंप टारगेट इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? कोड को वापस टारगेट के लेबल पे ले जाएगी, ठीक है। ये क्या करेगी? कोड को वापस कोड जो है वो जंप कर जाएगा वापस जंप के लेबल से टारगेट के लेबल। ठीक हो गया। तो इस तरह से कोड जो है जंप कर जाएगा। इस यहाँ पर 2 इंस्ट्रक्शन मूव और ऐड के इंस्ट्रक्शन के बाद वापस टारगेट के लेबल पे चला जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो एग्जांपल है ये डाटा लेबल की। कोड लेबल क्या है? एक आइडेंटिफायर है। ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट बाइट है, और ये जो टारगेट है ये एग्जांपल है एक कोड लेबल। जो पहली एग्जांपल थी वो डाटा लेबल की। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट है निमोनिक्स एंड ऑपरेंड्स। इंस्ट्रक्शन निमोनिक जो है उसको ऑपकोड भी कहते हैं। बेसिकली बताता है कि ये कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगा। लेट्स यहाँ पर एग्जांपल है मूव की। मूव क्या करता है? डाटा को मूव करता है एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। ऐड क्या करता है? 2 वेरिएबल्स को आपस में ऐड करता है, 2 वैल्यूज को आपस में ऐड करता है, 2 एंटिटीज को। सब्ट्रैक्शन क्या करेगा? एसयूबी क्या करेगा? 2 एंटिटीज को आपस में एक एंटिटीज में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करेगा। मल्टीप्लाई क्या करेगा? AX वैल्यू के साथ किसी दूसरी एंटिटी को, AX रजिस्टर के साथ किसी दूसरी एंटिटी को मल्टीप्लाई करेगा। इंक्रीमेंट क्या करेगा? वो किसी एंटिटी को की वैल्यू में +1 करेगा। डिक्रीमेंट क्या करेगा? वो किसी एंटिटी को डिक्रीमेंट करेगा। ये जो मैं इन एंटिटी कह रहा हूँ ये क्या हो सकता है? ये रजिस्टर हो सकता है, तो मेमोरी लोकेशन यानी आइडेंटिफायर हो सकता है। ठीक हो गया। ये अभी हमने एग्जांपल देखी थी मूव की। ये जैसे कि लेट्स से मूव AX BX था। अभी हमने इंस्ट्रक्शन लिखी थी ठीक है। तो अब इसमें मूव जो है ये ऑप कोड है। ये क्या बता रहा है कि डाटा ट्रांसफर होगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है। अब इसमें ऑपरेंड्स क्या है मूव की? इसी एग्जांपल में वापस आते हैं। इसमें AX और BX जो है ये दोनों जो है ये ऑपरेंड्स है। मूव जो था ऑप कोड था, ये इंस्ट्रक्शन निमोनिक था। AX और BX जो है वो क्या है? वो ऑप कोड्स है, वो ऑपरेंड्स है। इन दोनों पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, ये क्या हो सकते हैं? ये इमीडिएट कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ये रजिस्टर भी हो सकता है, और कोई मेमोरी वैल्यू भी हो सकती है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हम एड्रेसिंग मोड्स में देख चुके हैं। अब जो ये 10 है
ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये ax जो है वो रजिस्टर है और 10 जो है कांस्टेंट वैल्यू है। इसमें जो डाटा है वो आइडेंटिफायर है, ठीक हो गया। इसमें देख लें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी आ गया। इसमें देख लें इन दो इंस्ट्रक्शन में देखें रजिस्टर ऑपरेंड भी आ गया, ax जो हो गया, फिर 10 जो है ये कांस्टेंट इमीडिएट डाटा आ गया, फिर डाटा एक नेम्ड वेरिएबल है, ये मैंने खुद क्रिएट किया मैं एज ए प्रोग्रामर, ठीक है। तो ये तीनों आ गए और इसमें एक्सप्रेशन भी आ सकती है। ये 10 + 2 जो है ये इंटीजर एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। ठीक हो गया। आ जाते हैं कमेंट्स। कमेंट्स C++ में आप देख चुके हैं, पाइथन में देख चुके होंगे कि हम हमारा कोड क्या कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, किसी पर्टिकुलर लाइन का, किसी पर्टिकुलर फंक्शन का, किसी क्लास का क्या पर्पस है, क्यों डिफाइन किया गया, उसे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। ये इस सारे मकसद क्या, कमेंट्स का कोड को मेंटेन किया जा सके, उसमें एरर रिमूव किया जा सके, उसमें कोई फर्दर चेंजेस करनी है तो कोई दूसरा प्रोग्रामर या वही प्रोग्रामर खुद आके उस कोड को देखे तो उसको अंडरस्टैंड कर सके और फिर उसमें चेंजेस कर सके। तो कमेंट्स क्या, एक्सप्लेन द प्रोग्राम पर्पस, प्रोग्राम का मकसद बताते हैं कि ये हमने क्यों लिखा है, कब लिखा, बाज़ ये भी लिखा जाता है। उसमें रिवाइज कैसे करना है, कोई आपने ऐसी ट्रिक यूज की है वो आप इसमें लिख सकते हैं। कोई एप्लीकेशन स्पेसिफिक, कोई बिजनेस एप्लीकेशन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, कोई आपने सिग्नल प्रोसेसिंग में काम किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, कोई आपने मशीन लर्निंग में काम किया, जो भी आपने काम किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन, कोई मैथमेटिकल फंक्शन, कोई टेक्निक, कोई आपने इनपुट सेंसर यूज किए हुए हैं, उसका डाटा कहाँ से लिया, कोई पोर्ट यूज किया उसके डाटा, ये सारी चीजें आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सिंगल लाइन कमेंट्स भी हो सकते हैं, जो अभी मैंने एग्जांपल देखी है, जो कि सेमी कॉलन से स्टार्ट होते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट के एग्जांपल हम देखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये सिंगल लाइन कांस्टेंट 10 इज कांस्टेंट, ये एक सिंगल लाइन कांस्टेंट है। फिर मैंने आगे यहाँ पर ये आइडेंटिफायर लिखा है, फिर कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है। लिखा लेट्स से डाटा इज ए आइडेंटिफायर, ये ठीक है। सेमी कॉलन के बाद ये जो चीज मैंने लिखी है सिंगल लाइन कमेंट है। अगर मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखने हो तो उसका क्या तरीकाकार होगा, मल्टीपल लाइन के लिए कमेंट का डायरेक्टिव यूज होगा, ठीक है। हमने डायरेक्टिव पढ़े थे, डॉट डाटा, डॉट कोड वगैरह, ऐसे ही एक डायरेक्टिव है कमेंट, ठीक है। लिखने का क्या तरीका होगा, ये एग्जांपल है इसकी, कमेंट, फिर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर 2 लाइनों का कमेंट है और फिर दोबारा से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। ये मैंने कमेंट का लिखा, फिर जरूरी नहीं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में डॉलर का वर्ड लिख सकता हूँ। मैंने पहली लाइन लिखी, कमेंट जो है वो क्या, 3 लाइनों का ये कमेंट है। पहले मैंने कमेंट का लिखा डायरेक्टिव, फिर डॉलर का साइन लिखा और फिर दोबारा डॉलर का साइन लिखा। ये जो आइडेंटिफायर और इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं केस सेंसिटिव नहीं होंगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस अगर हम इसी तरह कमेंट का डायरेक्टिव, अब इसमें मैंने पहला सी लिख दिया है, सी की कैपिटल सी लिख दिया, कमेंट में पहला जो लेटर था उस स्मॉल सी लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्शन मैं लिखता हूँ, जो आइडेंटिफायर मैं बनाता हूँ स्मॉल केस में लिखूँ या अपर केस में, उससे फर्क नहीं पड़ता।
ये मैंने लिखा मूव AX डाटा, ये सारा अपर केस में है। और मैं दूसरी लाइन में लिखता हूँ ये सारा मैंने लोअर केस में लिखा है, तो कोई इशू नहीं है। ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है हमारी असेंबली लैंग्वेज। तो ये दोनों चीजें जो अभी कमेंट जो है मैं ऑल कैपिटल में लिख दूं या ऑल स्मॉल में लिख दूं या कुछ कैपिटल स्मॉल, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। C++ जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज थी, उसमें अगर आप एक स्मॉल डाटा और एक कैपिटल डाटा है, ये स्मॉल डाटा, उसमें ये दोनों दो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। ठीक हो गया? तो ये कमेंट की एग्जांपल होगी। तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन है तो बेसिकली उसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है कि L1 जो है वो एक लेबल है, उसके बाद ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। लेबल क्या है, वो है L1। ठीक है, इसके बाद इसमें ऑप कोड या निमोनिक क्या है, वो है ऐड, जो बता रहा है कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने जो वैल्यूज लिखी हैं AL और 10, ये क्या चीज़ है, ये ऑपरेंड्स है, इन पे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और जो आखिरी लाइन है ये क्या है, ये कमेंट है। तो इस तरह से हमारी इंस्ट्रक्शन के ये 4 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक हो गया? तो आज के लेक्चर की समरी क्या हुई फिर? आज हमने बेसिक आज हमने असेंबली लैंग्वेज के जो सिंटैक्स है उसके बेसिक कंपोनेंट्स को देखा है। ठीक है, हमने देखा कि इसमें कौन कौन से जो हैं बेसिक एलिमेंट्स कौन से, इंटीजर एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। हमने इंटीजर्स, रियल नंबर्स, कैरेक्टर्स, रिजर्व वर्ड, डायरेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये सारी चीजें देखी। ठीक है, हमने इंटीजर्स को देखा, फिर हमने इंटीजर एक्सप्रेशंस को देखा। ठीक है, 25 प्लस टू एक्सप्रेशन की एग्जांपल होगी। फिर हमने रियल नंबर्स को देखा। ये 3.4
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -7 को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर्स को देखा। और ये मैंने बताया कि कैसे ASCII कोड में स्टोर होता है ये सारा कुछ। ठीक है, इसके बाद फिर हम आ गए डिजर्ट वर्ड्स और आइडेंटिफायर्स पे। हमने लेट से मूव और ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह को देखा। फिर इसके बाद हम आ गए आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर्स के एग्जांपल में मैंने आपको बताया नेम हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, अंडरस्कोर डाटा हो सकता है। फिर इसके बाद हम आ गए डायरेक्टिव्स जो कि असेंबलर स्पेसिफिक होते हैं। इंटेल में उनकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने लिखा था डॉट डाटा हो गया, डॉट कोड हो गया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो थी वो डायरेक्टिव थी। फाइनली फिर हमने इंस्ट्रक्शन के चारों कंपोनेंट्स देखे। सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हमने देखी? हमने देखा कि लेबल क्या होता है, निमोनिक क्या होता है, फिर हमने ऑपरेंड्स देखे और कमेंट्स देखे। ठीक है, तो ये असेंबली लैंग्वेज के बेसिक्स कंपोनेंट्स थे जो कि आज के लेक्चर में हमने सीखे हैं। तो इंशाल्लाह आगे हम फर्दर इसके सिंटैक्स को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे।